गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल केम गाइड में। और केमिस्ट्री के लॉन्चिंग वीडियो के बाद हम अपना पहला चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, पता है हम क्या करने जा रहे हैं? इस चैप्टर के पढ़ाने के दौरान हम आपकी दोस्ती केमिकल रिएक्शन से करवाने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि आप केमिकल रिएक्शन से दोस्ती कर लो। क्यों? कि यदि आप केमिकल रिएक्शन से दोस्ती कर लेते हो तो आने वाले चैप्टर में जितना सारा केमिकल रिएक्शन होगा, सारा केमिकल रिएक्शन का सॉल्व जो है आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और आने वाले चैप्टर का मतलब ये नहीं कि जस्ट 4-5 चैप्टर, 11th क्लास का केमिस्ट्री का सारा चैप्टर, 12th क्लास का केमिस्ट्री का सारा चैप्टर जो है बहुत आसानी से जो है आप सोल्व कर पाएंगे। अब केमिकल रिएक्शन से दोस्ती करना ऐसे तो होगा ही नहीं, तो सबसे पहले जो है आपको उसके बारे में कुछ जानना पहचानना होगा। ठीक है, ऐसा थोड़े है कि पहली मुलाकात में दोस्ती हो जाएगी, और हो भी जाएगी तो जो है उतना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना जो है पुराने दोस्तों के साथ होता है। ठीक है, तो यदि आप ये बात जान गए कि केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, यदि इन सारी बातों को आप जान गए तो मैं वादा करता हूं आप तो क्या केमिकल रिएक्शन खुद आपके पास बढ़कर आएगा और बोलेगा, स्टूडेंट्स आप मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, आओ हम सब दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलसिला रहेगा उसके लिए आपको जो है एक रणनीति तैयार करना होगा कि कौन सा प्रोसेस जो हम चैप्टर को पढ़ाई करेंगे कि एक भी टॉपिक मेरा छूटे नहीं, और इतनी गहराई से चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे ओलंपियाड हो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो सोल्व करके निश्चित आना है। और एग्जाम हॉल से जैसे बाहर निकलेंगे तो एक अच्छी सी स्माइल होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर का जो है एक भी क्वेश्चन मेरा छूटे नहीं। तो इस चैप्टर में आखिर क्या है हम लोग जानेंगे, और कैसे इस चैप्टर को जो है पूरा अच्छा से पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले उसका जो है एक सीक्वेंस तैयार करना होगा। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग, फिर केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे होता है जानेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फिर जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा आ जाएगा, उसका जानकारी लेना है। तो इन सब चीजों को जो है पूरा डीपली अध्ययन हम लोग करेंगे। हो सके 2 वीडियो बन जाए, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो सेकेंड वीडियो भी देंगे हम जस्ट नेक्स्ट क्लास में। तो आज जो है स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले क्लास में जो है हम लोग कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ाई किए थे, जैसे फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो हम जानते हैं कि फिजिकल चेंज जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो केमिकल चेंज होता है वो सारा का सारा जो है आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि सब्जियों का काटना, मोम का पिघलना, वाटर का बॉइलिंग होना, ठीक है, जाके आपका रुई के द्वारा जो स्पंज होता है उसके और वाटर का एब्जॉर्ब करना, ये सब सारा जो है आपका फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन यदि बात करेंगे हम रेस्पिरेशन का, कि भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन जो है खाने के बाद जो है एयर जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, और वो जो है आपका CO2 में टूट जाता, प्लस एनर्जी मिलता है वो। ठीक है, तो वहां एक प्रकार का क्रिया हो गया। ठीक है, भोजन का पचना वो भी एक क्रिया हो गया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा ऐसा परिवर्तन होता है पदार्थों में, और ये परिवर्तन के कारण जो है जो मूल पदार्थ जो होता है वो अपना पहचान और गुण नष्ट कर देता है, और पदार्थों में ये परिवर्तन होने के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम लोग जान चुके हैं, जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जो है कंबाइन करता है, मिलता है, तो एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है, संयोग करता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स का जो एटम था वो आपस में टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये परमाणु फिर से पुनर्संगठित होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और एक नया मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, नए पदार्थ का।
ठीक है। और इस सिस्टम को, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करता है, संयोग करने के उपरांत जो है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, तो इसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को सनलाइट में डाल दें, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, तो यही क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है। तो रिएक्शन का जो बाईं ओर होता है, ठीक है, बाईं ओर जो होता है इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो दाईं ओर होता है इसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है। तो रिएक्शन जब से आप जाके हाइड्रोजन पर क्लोरीन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और जो लेफ्ट तरफ होगा, जो बाईं ओर जो मेरा रिएक्टेंट होगा, जो पदार्थ होगा, इसको बोलेंगे क्या, अभिकारक, रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बनेगा अभिक्रिया के उपरांत उसको बोलेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो पदार्थ, जो मेटर है, इसको बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट बोलेंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो गैस है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। ये हो गया किस प्रकार से रिएक्शन होता है। अब क्या है, इसका मेनली रिएक्शन होता क्या है, थोड़ा सा जान लें। तभी हम क्या बताए कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जो है मिलता है, मिलने के पश्चात उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के पश्चात उसका जो एटम है, वो एटम फिर से आपका जो है रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्संगठन होता है। और संगठन होने के पश्चात एक नया मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, नए पदार्थ का। और इस प्रकार से जो है नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इस पूरा सिस्टम को बोलेंगे क्या, जबकि आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन से हमको क्या क्या विशेषताएं प्राप्त होती है, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, मिलकर जो है HCl बनाता है। तो बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कुछ गैस फॉर्म भी होता है, जैसे वाटर को हम डिकम्पोज कर देते हैं कि H2O को ब्रेक करेंगे तो H2 प्लस O2 निकलेगा। ठीक है। तो इसमें कुछ गैस प्राप्त होता है, तो गैस प्राप्त होता है उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। दूसरा क्या होता है, इसमें कुछ अवक्षेप मिलता है, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है सॉलिड रूप में। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड को यदि हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ यदि ट्रीट करवा दें, सोडियम क्लोराइड को NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के साथ यदि ट्रीट करवा दें तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये जो है आपका क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये कैसा रहता है, तो सॉलिड बनाता है, ये व्हाइट कलर का रहता है। तो पहले क्या वाली विशेषता क्या होती है, गैस प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है, एक अवक्षेप इससे प्राप्त होता है। तीसरा क्या होता है, इससे हम लोग जानते हैं क्या कि जो है कौन सा रिएक्शन जो है आपका, कोई भी रिएक्शन में जो आपका रंग भी परिवर्तन होता है। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो कि प्रारंभिक का रंग जो था वो चेंज होकर कुछ दूसरा रंग हो जाता है। जैसे मान लेते हैं क्या कि कुछ आयरन का जो है टुकड़ा में कॉपर सल्फेट डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू कलर का, वो धीरे धीरे क्या करेगा, जाके आपका वो कलरलेस हो जाएगा। FeSO4 प्लस कॉपर जो है आपका जाके प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो यहाँ पर कलर भी चेंज होता है। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों की जानकारी जो हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलता है। फिर जो है कभी कभी हम लोग देखेंगे कि ताप में परिवर्तन होता है। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ताप का हमको देना पड़ता है, जिसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें ताप जो है बाहर निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया, उसमें कुछ पानी डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका वो जो है हीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, उससे जो है मेरा ताप निकलता है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। कुछ ऐसा भी रिएक्शन और भी बहुत सारा होता है जिसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन, जैसे मान लो कोई सॉलिड था तो अपना सॉलिड से गैस, लिक्विड और हो जाएगा वो। ठीक है। तो इन सब सारी चीजों की विशेषताएं जो हमको प्राप्त होती है कोई केमिकल रिएक्शन से। अब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गया,
शॉर्ट में बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जो है संयोग करता है, कंबाइन करता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ इन्वॉल्व होता है, जो भाग लेता है, उसका सूत्र, ठीक है, अनुसूत्र या संकेत का निरूपण करके उसको शॉर्ट में लिखना। जैसे अभी क्या बोले हम कि हाइड्रोजन का संकेत हो गया कि हमारा H2 प्लस क्लोरीन Cl2, ये आपका सिंबल हो गया, पदार्थ का सिंबल हो गया। इसको जो है सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2HCl। तो ये जो हो गया आपका केमिकल इक्वेशन हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत, ठीक है, संकेत या फिर उसको बोल सकते हैं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप लिखना, उस अभिक्रिया का जो है शॉर्ट फॉर्म तैयार करना, उसी को बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। और केमिकल इक्वेशन लिखते समय ध्यान देना है कि ये जो मेरा जो रिएक्टेंट है बाईं ओर, दोनों रिएक्टेंट के बीच में कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज। मतलब ए और बी दो रिएक्टेंट दिए हैं, एक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो रिएक्टेंट आता है, दोनों को अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक प्लस चार्ज लगाते हैं। ठीक है। और यहाँ भी यदि मेरा दो प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट के बीच में भी क्या करेंगे, जाके आपका एक प्लस चार्ज लगा देते हैं। और दोनों LHS और RHS को सेपरेट करने के लिए एरो मार्क्स लगाते हैं, तीर चिन्ह। और इससे तीर चिन्ह से उनको पता चलता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है। जो इसकी जो है ये जैसे मान लेते हैं कि अभिकारक हो गया, ये मेरा उत्पाद हो गया, तो मेरा रिएक्शन का आता क्या है कि रिएक्शन जो है अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ जो है दो अभिकारकों के बीच में प्लस चार्ज लगाना है, दो उत्पादों के बीच में प्लस चार्ज लगाना है, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो है एक एरो मार्क्स लगा देंगे। इससे क्या पता चलता है कि अभिक्रिया का डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है। अब जो है इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो, जैसे मान लेते हैं एक समीकरण दे रहे हैं N2 प्लस H2, ये बनता है कि आपका NH3। ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि नाइट्रोजन मेरा कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है बाएं तरफ में। ठीक है। N कितना हो गया, N हो गया कि आपका 2, H कितना हो गया 2, इधर क्या है N कितना है 1 और H कितना है 3। ठीक है। तो ये जो है आपका अनबैलेंस हो गया, नाइट्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है। और केमिस्ट्री हमको ये अलाउ नहीं करता है कि जो है एटम की संख्या अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु का निर्माण नहीं होता है, न ही नष्ट होता है। ठीक है। और ये जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो है ये विरोध करता है। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है। तब क्या करेंगे, इसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस में क्या होता है कि राइट में जो होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स, उतना ही नंबर ऑफ एटम तक आपका लेफ्ट में होता है। दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होगा, एक समान होता है। ठीक है। तो अनबैलेंस असंतुलित समीकरण समझ में आ गया कि आपका जो बाएं तरफ जो होता है परमाणुओं की संख्या और दाएं तरफ जो परमाणुओं की संख्या होता है वो असमान होता है, उसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। और यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपका समान हो गया उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इसी को हमको बैलेंस करना है, तो होता क्या है कि N मेरा 2 हो गया, H मेरा 2 हो गया, इधर N 1 है और इधर H मेरा 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि N यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 2 से गुना कर दें। ठीक है। 2 कर दें यहाँ पर, तो N मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। अब क्या देखेंगे, जब N मेरा बराबर हो गया तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 2 से गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको क्या करना होगा, 3 से गुना कर देंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, तब जाके 6 हो जाएगा। इस प्रकार से कहेंगे क्या कि जो आपका बाएं तरफ में जो रिएक्टेंट है, जितना आपका नाइट्रोजन है, जितना हाइड्रोजन है, सेम नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपका दाएं तरफ प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो है वो बैलेंस हो गया तो समीकरण। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं कि Mg, दूसरा एग्जांपल लेते हैं Mg प्लस HCl।
Mg प्लस HCl, ये होता है MgCl2 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि Mg की संख्या 1 है, यहाँ Mg की संख्या भी 1 है, चलो Mg का बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, ये भी बैलेंस नहीं है। मतलब कि Mg इधर आपका 1 है, इधर Mg आपका जाके 1 है, वो सही है। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन जाके आपका 2 है, बैलेंस नहीं है। क्लोरीन इधर 1 है, इधर क्लोरीन जाके आपका 2 है, ये भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना होगा तो सबसे पहले करना क्या है, क्लोरीन को देखना। मैग्नीशियम मेरा बराबर है, उस पर पहले ध्यान नहीं देना है। क्लोरीन मेरा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुना कर दें। ठीक है, जब क्लोरीन मेरा 2 हो गया तो क्लोरीन मेरा बराबर हो गया, जैसे क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए H भी मेरा 2 हो गया, Cl भी मेरा 2 हो गया और Mg मेरा पहले से बैलेंस था, तो ये जाके आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारा जो है रिएक्शन आप अपने से बना सकते हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बनेगा क्या, क्योंकि एल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा। एल्युमिनियम का बैलेंस है 3, हाइड्रोक्साइड का 1, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो देखना है एल्युमिनियम कितना है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो 2 है, ये अनबैलेंस है। हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कितना है, 2 है, वहां पर हाइड्रोक्साइड कितना है, तो 3 है, बहुत कुछ अनबैलेंस है। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड मेरा 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्लोरीन को पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, और क्लोरीन मेरा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसको हम 3 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं, तो क्लोरीन मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्लोरीन मेरा बैलेंस हो गया। अब जो है एल्युमिनियम मेरा 2 हो गया, तो यहाँ एल्युमिनियम भी 2 करना होगा। एल्युमिनियम मेरा जो है 2 करके आ गया, और जैसे एल्युमिनियम 2 के यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 6 मतलब यहाँ कितना करना होगा, 3 करना होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। इधर मेरा 3 से गुना किए 6 हो जाएगा, और कैल्शियम कितना हो गया, 3, कैल्शियम मेरा कितना है, 3, हाइड्रोक्साइड हो गया 6, यहाँ भी कितना आ गया, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितना सारा एलिमेंट था सारा का सारा जो है मेरा इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये बोलेंगे क्या है कि आपका ये बैलेंस इक्वेशन तैयार हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ये 4 प्रकार का हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला होगा जाके आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको सिंथेसिस रिएक्शन बोल सकते हैं, या इसको एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जाके आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा आपका होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हो जाएगा जाके आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विघटन इसको हिंदी में बोलेंगे विघटन अभिक्रिया, और ये विस्थापन अभिक्रिया, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और जो है एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि पहले योगात्मक अभिक्रिया क्या है, फिर विघटन क्या है, और विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम सिंथेसिस रिएक्शन भी होता है।
ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन में इसको करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक्चुअली होता है क्या कि आपका जो कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे आपका एडिशन जो होता है, ये या तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, एक मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड्स के बीच हो सकता है, या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है और ये दो मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के बीच हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार का जो है ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो हम लोग एक एक करके एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु या यौगिक आपस में जब कंबाइन करता है तो केवल एक ही यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। और इस प्रकार जो है रिएक्शन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, इसको सनलाइट में रख देंगे, क्या होगा 2HCl, ठीक है, C प्लस O2 CO2 S प्लस O2 SO2। इस प्रकार जितना सारा रिएक्शन देख रहे हैं सारा जो है आपका ये मॉलिक्यूल्स अणुओं के बीच में ये हो गया, ठीक है, एक एटम हो गया, एक मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इतना इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है कि जब दो या दो से ज्यादा अणु जो है या फिर यौगिक आपस में जब कंबाइन करता है, संयुक्त होता है, तो एक केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करता है। और इस प्रकार का विक्रिया को बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। ये क्या बोले हम, दो कंपाउंडों के बीच हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच हो सकता है, या फिर एक एटम ही रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा तो उसके बीच भी हो सकता है। दूसरा दोस्तों रिएक्शन था कि आपका विघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन, जस्ट इसका विपरीत, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में हम लोग मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात एक पदार्थ का निर्माण होता है। उसमें डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कोई जटिल पदार्थ होगा और उसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो दो या दो से अधिक सरल कंपाउंड में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो वैसी क्रिया को बोलेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ब्रेक करेंगे, CaCO3 को जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ था और इसको हम लोग जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं क्या, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। या फिर जो है जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, या पोटासियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो वो भी जो है KCl और ऑक्सीजन में जाकर ब्रेक हो जाता है, KClO3 पोटासियम क्लोराइड, KClO3, तो KCl में और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ जो होता है एक पदार्थ को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो दो या दो से अधिक सिंपल सरल कंपाउंड में जो टूट जाता है। इस घटना को बोलते हैं क्या, विघटन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट्स में जानना क्या होगा कि इसमें जो ज्यादा क्रियाशील वाला एटम होता है वो कम क्रियाशील वाले एटम को उनके लवण से विस्थापित कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि आयरन का टुकड़ा हो या मैग्नीशियम का हो, ठीक है, या जस्ता का टुकड़ा हो, इसको यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दें तो कॉपर चूंकि जो होता है आयरन से, मैग्नीशियम से, जिंक से कम क्रियाशील होता है, तो कॉपर को वहां से विस्थापित कर देगा और एक नया सॉल्यूशन का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं क्या कि आयरन प्लस CuSO4, ये क्या करेगा, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इसको यहां से विस्थापित कर देगा, तो हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, कॉपर का क्या होगा, एक अवक्षेप तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम Zn लेंगे या फिर CuSO4 यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पर यदि आपका कि ज्यादा क्रियाशील कुछ आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि आयरन सल्फेट में हम कॉपर डाल दें तो वहां पर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो है आयरन जो होता है ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। फिर जो है यहाँ जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम प्लस CuSO4, ये क्या हो जाएगा कि आपका MgSO4 प्लस हो जाएगा Cu। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है कॉपर को वहां से विस्थापित करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं क्या,
विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चौथा रिएक्शन है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट को डाल देंगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट को डाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक AgCl सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, प्लस NaNO3, ये आपस में क्या होता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है, और आपस में एक्सचेंज दोनों का जो है एक दूसरे के साथ अदला बदली कर लिया, विनिमय कर लिया, आदान प्रदान कर लिया, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा, ऐसा सारे रिएक्शन को बोलते हैं क्या, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और स्टूडेंट्स, एक और रिएक्शन जाके आपका है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है, उसमें क्या होता है कि एयर से वो CO2 लेता है, प्लस भूमि से जो है वो वाटर लेता है, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो अपना भोजन बनाता है, ठीक है, और इस प्रकार से जो है ये कार्बोहाइड्रेट भोजन बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर जो है लाइट काम करता है, लाइट के प्रेजेंस में जो है ये टूटता है, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और कुछ ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण में क्या होता है कि एक एसिड लेते हैं और उस एसिड को उपयुक्त बेस के द्वारा इसको न्यूट्रल कर देते हैं, और न्यूट्रल करने के उपरांत जो एक नया प्रोडक्ट का सॉल्ट का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण का अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, या कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये सब सारा देखेंगे। और इस चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं इसका थोड़ा सा रिकेप भी देखेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।